नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। इसमें वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके इस वीडियो में क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके पेपर में इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, हिंदी से क्वेश्चन आता है और जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक जरूर देखना है और वीडियो के अंदर बताना है टोटल आपने 40 में से कितना स्कोर किया है। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध न होने वाले शब्दों को आप शामिल कर सकते हैं। जो वर्ड डिक्शनरी में जो वर्ड हैं वो डिक्शनरी में शामिल नहीं है तो आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन ए माई डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी या लाइव डिक्शनरी। तो आप कहेंगे हम यहाँ पर कस्टम डिक्शनरी की मदद से हम अपनी डिक्शनरी में कोई वर्ड को शामिल कर सकते हैं। पूछा गया था वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध न होने वाले शब्दों को आप जोड़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो कैसे जोड़ सकते हैं? कस्टम डिक्शनरी के माध्यम से आप उन शब्दों को ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको साथ साथ क्या करना है, साथ साथ आपको भी आंसर कमेंट करते चलने हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। मेरे आंसर बताने के बाद आप भी आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पढ़ी और आंसर आप जैसे कमेंट करते आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको भी याद होते चल देंगे, इसलिए कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं जो ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए जिनको पता है ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे हमारे ओरिएंटेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। जो आपका A4 पेज होता है इस प्रकार से होता है पोर्ट्रेट साइज, और इस प्रकार से जो पेज होता है वो होता है लैंडस्केप साइज। तो ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पूछा गया है जो पोर्ट्रेट पेज होता है आखिर ओरिएंटेशन वो संदर्भित करता है, वो किस प्रकार के ओरिएंटेशन को संदर्भित करता है? तो आप कहेंगे वो होता है आपका वर्टिकल, जिससे आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से ये आपका वर्टिकल ओरिएंटेशन है। तो पूछा गया था पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करता है, तो आंसर होगा आपका वर्टिकल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट कौन सी? जो पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है आखिर वो कौन सी है? तो आप कहेंगे www.passportindia.gov.in। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ये आपकी पासपोर्ट साइट सेवा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ORS स्टैंड फॉर, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो ORS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे जो ORS होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ORS का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, उमंग इन जो उमंग है उमंग के साथ एकीकृत है। तो उमंग के साथ कौन एकीकृत है? तो उमंग के साथ क्या आपका आधार और डिजी लॉकर, आधार और डिजी लॉकर। यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन एक से हैं और यहाँ पे यहाँ पे या और एंड लिखना है। यहाँ देख सकते हैं और मतलब होता है दोनों, और एंड और मतलब ये हो जाएगा OR वाला, इसमें हो जाएगा कोई एक, या तो आधार या डिजी लॉकर या केवल डिजी लॉकर या केवल आधार। तो उमंग के साथ एकीकृत कौन है? जो उमंग है यह है आपका आधार और डिजी लॉकर के साथ आपका यह एकीकृत है। किसके साथ एकीकृत है? यह है आपका आधार और डिजी लॉकर के साथ एकीकृत है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? तो सामान्यतः ईमेल के साथ आपका इनबॉक्स ओवरफ्लो होता है। कोई भी ईमेल आती है तो आपके किस बॉक्स में आती है? वह आपके इनबॉक्स में आती है। सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? तो वो होता है आपका इनबॉक्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किया था। जीमेल क्या है? जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो आप कहेंगे हम ईमेल का प्रयोग करते हैं मेल को चेक करने के लिए, या मेल भेजने या मेल को प्राप्त करने के लिए। मेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम जीमेल का प्रयोग करते हैं। आखिर ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जीमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। कब किया गया था? तो सन 1971 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष या 10 वर्ष। तो फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 18 वर्ष, सॉरी यहाँ पर 13 वर्ष। फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होती है आपकी 13 वर्ष। और वोट डालने की आयु कितनी होती है? तो यदि आप वोट डालना चाहते हैं, जो चुनाव होते हैं उसमें वोट डालना चाहते हैं, तो उसमें आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
ट्विटर कब प्रारंभ हुआ, जो ट्विटर है आखिर ये कब प्रारंभ हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2006 सब में है। यहाँ पर ऑफिशियल डेट पूछ रहा है, जो ट्विटर है आखिर ये आपका कब प्रारंभ हुआ, तो आपका यहाँ जो ट्विटर है यह आपका 1 मार्च 2006 में क्या हुआ, आरंभ हुआ। ट्विटर कब आरंभ हुआ, 1 मार्च 2006 में यह आरंभ हुआ, 1/3/2006। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हम रास्ता और स्थान खोज सकते हैं, तो हमें रास्ता और स्थान खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे उसके लिए हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गूगल मैप के माध्यम से आप रास्ता या कोई भी स्थान को खोज सकते हैं बड़ी ही आसानी से घर बैठे हुए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो पहले आपको इतना वर्ड पढ़ना है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सीपीयू को डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। मीन्स आपने क्वेश्चन को आगे से बस पढ़कर आंसर लगा दिया और यह आंसर आपका सही है। जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है वो होता है आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और माउस किस प्रकार की डिवाइस है, तो माउस एक प्रकार की आपकी इनपुट डिवाइस है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तो वो होता है आपका सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए आप पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बूटिंग का अर्थ है, जो बूटिंग है आखिर इसका अर्थ क्या होता है, तो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को, जो बूटिंग होता है उसका अर्थ होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कोर टू ड्यू का एक प्रकार, जो कोर डू ड्यू है आखिर ये किस प्रकार है, आखिर ये क्या है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है। जो कोर टू ड्यू है आखिर ये क्या है, तो आप कहेंगे यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। क्या है, क्या है आपका एक प्रोसेसर है कोर टू ड्यू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है, क्या आपका लिब्रे ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कहेंगे नहीं मैक ओएस है। और आपका लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 11 भी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो लिब्रे ऑफिस यह है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है का प्रयोग किसी सिस्टम में हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने और पहचानने के लिए होता है, तो आखिर वो कौन होता है जो सिस्टम में हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने और पहचानने के लिए प्रयोग होता है, BIOS, कंपाइलर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे BIOS की फुल फॉर्म पूछ सकता है। जो BIOS होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में लिब्रे ऑफिस राइटर जो लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे यह एक प्रकार क्या है, यह आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओपन ऑफिस और अलीवर्ड क्या है, जो ओपन ऑफिस और अलीवर्ड क्या है, यह आपका OSS है, यह आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यह OSS है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भीम ऐप का प्रयोग किया जाता है। जो भीम ऐप है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, मनी ट्रांसफ़र के लिए, विदेशी विनिमय के लिए, गेम के लिए या इनमें से कोई नहीं। भीम ऐप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो भीम ऐप का प्रयोग किया जाता है मनी ट्रांसफ़र के लिए। भीम ऐप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो भीम ऐप का प्रयोग किया जाता है मनी ट्रांसफ़र के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, मनी ट्रांसफ़र के लिए भीम ऐप का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि आपका कोई फाइल है, आप उसको बिना रिसाइकेबल में भेजे हुए उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको Shift+Del कुंजी का प्रयोग करना होगा। आप Shift+Del कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप किसी फाइल फोल्डर जब हटाते हैं तो वह आपके बिना रिसाइकेबल में जाए हुए डिलीट हो जाएगी। यदि आप डायरेक्ट हटाते हैं डिलीट बटन से तो वो आपकी रिसाइकेबल में जाएगी और आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप Shift+Delete से उसको डिलीट करते हैं तो वह आपकी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, जिसको आप अपने कंप्यूटर पर कभी वापसी नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 20 में लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। जो लिब्रे ऑफिस होता है इसमें प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन से हैं, तो आप कहेंगे जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पर इम्प्रेस। जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके
इम्प्रेस। राइटर में क्या करते हैं, राइटर में हम डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं। और कैल्क में क्या करते हैं, कैल्क में हम डेटा एंट्री, ये जो स्प्रेडशीट होती हैं उनको बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। और मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो की लिंक दे रखी है, खास तौर से मैराथन क्लास की लिंक दे रखी है, जो आपकी तरह से पॉलिसी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इस वीडियो के बाद उस मैराथन क्लास को अवश्य देख लें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल 40 में से आपने कितना स्कोर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कंपाइलर का एक उदाहरण। जो कंपाइलर एक उदाहरण है, जो कंपाइलर एक उदाहरण या किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यह इनमें से कोई नहीं। जो कंपाइलर है आखिर यह है किसका एक उदाहरण है, कंपाइलर एक उदाहरण है, तो आप कहेंगे यह आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप हैंगिंग इंडेंट बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो आप कहेंगे उसके लिए हम Ctrl+T का प्रयोग करना होगा। Ctrl+T से क्या होता है, Ctrl+T से आपका हैंगिंग इंडेंट होता है। Ctrl+D से क्या होता है, Ctrl+D से आप किसी शेप्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं या आप इससे फॉन्ट बॉक्स को खोल सकते हैं। Ctrl+S से रिप्लेस होता है। यदि आप रिप्लेस करना चाहते हैं कोई वर्ड को, कोई वर्ड आपका गलत हो गया आपके डॉक्यूमेंट में, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो Ctrl+H का प्रयोग करेंगे। और Ctrl+U से आपको कमेंट करना है। Ctrl+U से आपका क्या होता है, Ctrl+U से आपको कमेंट करना है जो Ctrl+U शॉर्टकट की है, आगे इस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक हार्ड डिस्क ड्राइव को जाता है, जो एक हार्ड डिस्क ड्राइव को जाता है संग्रहण माना, मीन्स कहने का मतलब है एक हार्ड डिस्क डिवाइस संग्रहण माना जाता है, वो क्या होता है आपका वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कौन है। तो आपका वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो वोलाटाइल मेमोरी होती है वो होती है आपकी रैम, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है वो होती है रोम। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रैम वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल, तो आप कहेंगे जो रैम है वो आपकी वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रोम है यह आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। जो वोलाटाइल मेमोरी होती है उनमें लाइट जाने के बाद डेटा आपका हट जाता है, और जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है उसका डेटा आपका लाइट जाने के बाद भी नहीं हटता है। तो पूछा गया है हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा संग्रहण के लिए माना जाता है जो 21 प्रकार की डिवाइस है, तो यह आपकी नॉन वोलाटाइल डिवाइस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट का, जो इंटरनेट है आखिर ये क्या है, तो आप कहेंगे इंटरनेट आपका विभिन्न नेटवर्कों का विशाल संग्रह। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आपका विशाल नेटवर्कों का संग्रह है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लॉकचेन किस रूप में डेटा को स्टोर करता है। ब्लॉकचेन है आखिर यह डेटा को किस रूप में स्टोर करता है, लाइन के रूप में, सर्कल के रूप में, रैम्बोस के रूप में या ब्लॉक के रूप में। तो ब्लॉक चेन किस रूप में डेटा को स्टोर करता है, तो यह आपका ब्लॉक्स के रूप में डेटा को स्टोर करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इस शब्द उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जाता है। क्या होते हैं वो, आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं या आपके उपयोगी डिवाइस होते हैं, वायर्स होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन को आपको फिर से पढ़ना है, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की लेंथ क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, और आपको उसको समझ कर ही लगाना पड़ेगा। उन शब्द उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, इस सिस्टम में जोड़ा जाता है, तो वो होते हैं आपके पेरिफेरल डिवाइस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका प्रयोग स्तरीय इमेजों को डिलीट प्रारूप में लेने के लिए किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिजिटल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया था एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका प्रयोग स्तरीय इमेजों को डिलीट प्रारूप में लाने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका डिजिटल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है गेम खेलने में आसान बनाता है, जो गेम खेलने में आसान कौन बनाता है, क्या आपका माउस गेम खेलने में आसान बनाता है। तो आप कहेंगे फिलहाल यहाँ पर दिए ऑप्शन के अनुसार नहीं, स्कैनर नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। गेम खेल को खेलने के लिए आसान बनाता है, तो वो होता है आपका जॉयस्टिक। खेल को खेलने के लिए या गेम खेलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अधिकतर हम किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक को। तो खेल को खेलने के लिए आसान बना सकता है, तो वो होता है आपका जॉयस्टिक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 PAN, जो PAN होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो PAN होता है उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PAN का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी देती है पर दिखाई, जो
क्या होता है, पूछा गया जो घड़ी कहाँ पर दिखाई देती है। क्या है जो क्वेश्चन था, थोड़ा यहाँ पर लाइन के लेफ्ट राइट हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी पर दिखाई देती है, जो घड़ी है वो कहाँ पर दिखाई देती है, टास्क बार में, स्टेटस बार में, मेन्यू बार में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे जो घड़ी होती है वो समय होता है, आखिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में यह कहाँ दिखाई देता है, जो समय होता है वह आपका टास्क बार में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, यह आपका टास्क बार में दिखाई देता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी पर दिखाई देता है, जो घड़ी दिखाई देती है कहाँ पर देती है, तो वो दिखाई देती है आपकी टास्क बार पर, और वही आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्लाइड का प्रयोग किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, टोन सेट करने के लिए प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, टाइटल स्लाइड का करते हैं, मास्टर स्लाइड का, टेबल स्लाइड का, या ग्राफ स्लाइड का। तो यहाँ पर पूछा गया था जो स्लाइड का प्रयोग किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रेजेंटेशन के लिए, टोन को सेट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो आंसर होगा उसके लिए आप टाइटल स्लाइड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सोर्स पॉइंट से डिटेक्शन एक फॉर्मेटिंग शब्द की कॉपी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का, क्लिप आर्ट का, फॉर्मेट पेंटर, क्लिप आर्ट, टेम्पलेट, या कॉपी और पेस्ट। तो आपका आंसर होगा इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। पूछा गया था सोर्स पॉइंट से डिटेक्शन तथा फॉर्मेटिंग शब्द को कॉपी करने के लिए, जैसे आपने यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है और उसमें कलर दे दिया है, आप चाहते हैं जो जी टेस्ट है, जैसे जी टेस्ट है वही हो जाए, तो आप इसके फॉर्मेट को पेंटर करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो आपके यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम को, जो कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों को व्याख्या करती है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करती है। तो क्या होती है, वो आपकी इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट, या कंट्रोल यूनिट, या लॉजिकल यूनिट। तो आप कहेंगे वो होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन को जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करती है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सभी हटाई गई फाइलें फोल्डर जाते हैं, जो सभी, जैसे आप कोई फाइल या फोल्डर हटा देते हैं, जैसे मैंने बताया था यदि आप परमानेंटली डिलीट नहीं करते हैं कोई फाइल को, तो वह आपकी कहाँ जाती है, तो आप कहेंगे वह हमारे रिसाइकिल बिन फोल्डर में जाती है। तो कहाँ जाती है, वो हमारे रिसाइकिल बिन में जाती है। सभी हटाई गई फाइलें और फोल्डर जाते हैं, तो वो जाते हैं आपके रिसाइकिल बिन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 35 में, एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का प्रयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएं जब तक कि वह क्षैतिज आकार में ना बदल जाए। तो आप पूछा गया है, विंडो को व्यापक रूप से बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएं जब तक कि आपका जो क्षैतिज आकार ना बदल जाए। उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ड्रॉप का प्रयोग करेंगे, कट का प्रयोग करेंगे, या कोई भी की प्रेस करेंगे, या इनमें से कुछ नहीं करेंगे। आपका क्या करेंगे, उसके लिए आप ड्रैग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बुलेट एक ऐसी शब्द है जो आपको वर्ड में एक सूची बनाने की सुविधा देती है, तो वो क्या होती है, आपकी ऑर्डर होती है, अनऑर्डर्ड होती है, या बोथ, दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर पूछा गया जो बुलेट होती हैं, जैसे आप इस प्रकार से पॉइंट देख सकते हैं, इस प्रकार से पॉइंट आने लगते हैं, तो वो कैसे आते हैं, ये आपकी गिनती नहीं होती है, तो वो होती है आपकी अनऑर्डर्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 38 में, एक वाक्य के प्रथम अक्षरों को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे लोअर केस का, क्या आप कैपिटलाइज ईच वर्ड का, अपर केस का, या सेंटेंस केस का। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, यदि आप चाहते हैं कि जो प्रत्येक, जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आप जैसे सेंटेंस का पहला वर्ड क्या होता है, वो कैपिटल होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, मगर जब तक आपको फुल स्टॉप नहीं आ जाता तब तक क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो वाक्य का प्रथम अक्षर है उस सिर्फ उसको कैपिटल रखना है, बाकी सभी अक्षरों को लोअर रखना है, स्मॉल रखना है। उसके लिए आपको कौन सी केस का प्रयोग करना होगा, उसके लिए आपको सेंटेंस केस का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, एक अनचाही बल्क ईमेल को कहा जाता है। एक अनचाही जैसे कि जिस ईमेल की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो ईमेल आपके पास आ रही है, तो वो किस प्रकार की ईमेल होती है, तो वह आपकी स्पैम ईमेल होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भुगतान के लिए धन रखा जाता है। भुगतान के लिए हम धन किस में रख सकते हैं, ई वॉलेट में,
पॉकेट में या वॉलेट में या इनमें से कोई नहीं। तो भुगतान के लिए हम पेमेंट किस में रखते हैं, भुगतान के लिए हम धन रखते हैं आपका ई वॉलेट में रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने टोटल 40 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे।